चैप्टर 5 परिवार से मिलना। हेड सीट पर बैठे हुए शख्स ने जब वह बातें सुनी तो उसके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। फोन गिरने की आवाज सुनकर डाइनिंग टेबल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सब की नजर उस शख्स पर चली गई। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ एक इंसान बोला, पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? यह फोन अचानक से नीचे कैसे गिर गया? उस इंसान की बातें सुनकर भी उसे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस अपने फोन की तरफ ही देख रहे थे। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ दूसरा इंसान उठकर उस फोन के पास आया और उसे फोन को अपने कानों के पास लगा दिया। आपकी पोती आरूही का एक्सीडेंट हो चुका है। जब उसे शख्स ने यह बातें सुनी तो उसकी पकड़ फोन पर टाइट हो गई और वह अपने सर्द लहजे में बोला, क्या हुआ उसे? वह कहाँ पर है? वह ठीक तो है ना? उसे कब चोट लगी? और उसका एक्सीडेंट कब हुआ? उस शख्स का लहजा भले ही ठंडा था लेकिन उसकी आवाज में फिक्र थी। आखिर वह भी जानना चाहता था कि उस लड़की के साथ हुआ क्या था। तभी दूसरी तरफ से एक मिडिल एज औरत की आवाज आई, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं यह कह रही थी कि आपकी पोती आरूही का एक्सीडेंट हो चुका है और आज उसके एक्सीडेंट को 1 हफ्ता हो चुका है, इसलिए मैंने उसकी खबर पूछने के लिए फोन किया था और आज हॉस्पिटल विजिट के लिए भी आना था अपने चेकअप के लिए, ताकि हम जान सके कि अब उसकी तबीयत ठीक है या फिर नहीं। जब उसे शख्स ने यह बात सुनी तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उसने जवाब दिया, वह अब ठीक है और वह कल आ जाएगी अपना चेकअप करवाने। इतना कहते ही उसे शख्स ने बिना सामने वाले की बात सुने फोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। तभी हेड चेयर पर बैठा जो शख्स था वह बोला, हमारी आरूही का एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, वह ठीक होगी भी या नहीं। इतना बोलकर वह शख्स जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ, दूसरे शख्स ने उनका हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा, उसका एक्सीडेंट हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल चुका है। इन दोनों शख्स की बात डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे लोग सुन रहे थे। यह सारी बातें सुनकर कुछ लोगों को हैरानी हुई, कुछ लोगों की आंखों में फिक्र नजर आ रही थी, तो कुछ लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी हेड चेयर पर बैठा हुआ शख्स बोला, अगर उसका एक्सीडेंट हुए 1 हफ्ता बीत चुका है तो पिछले 1 हफ्ते से वह कहाँ है, हमारे पास आई क्यों नहीं? इतना बोलते हुए उसे शख्स की आवाज में बहुत ही ज्यादा फिक्र थी। तभी उनके पास जो शख्स खड़ा था वह बोला, मुझे पता है वह लड़की इस वक्त कहाँ होगी। आपने जो फ्लैट उसे गिफ्ट में दिया है अपने बर्थडे वाले दिन और जिसे उसने होलिया बिगड़ के रखा है, वह इस वक्त वही होगी और अपनी जीत के चलते वह यहाँ पर आई ही नहीं। उस शख्स का लहजा भले ही कठोर था लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आवाज में बहुत फिक्र थी। वह भी यह जानना चाहता था क्या आखिर वह लड़की क्यों यहाँ पर नहीं आई, आखिर वह लड़की पिछले 1 हफ्ते से कैसी होगी, उसे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन वह शख्स जाता नहीं रहा था। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ दूसरा शख्स बोला, तो फिर हमें अभी के अभी आरूही के पास जाना चाहिए, वह बहुत दर्द में होगी। उसका एक्सीडेंट हुआ है तो पता नहीं वह अकेली वहां पर कैसे रह रही होगी। मैं तो कहता हूँ कि हम सबको वहां पर चलना चाहिए। उसे शख्स की बात सुनकर वहां पर बैठे कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाया और अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर तुरंत ही खड़े होकर बाहर की तरफ जाने लगे और उनके साथ ही बाकी सब लोगों भी अपना नाश्ता छोड़कर उन सब के पीछे जाने लगे। चलिए जानते हैं आखिर यह सब लोग हैं कौन। शिवराज रायजादा, उम्र 78 साल, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। वह तो यूं सख्त किस्म के इंसान है लेकिन अपने बच्चों और अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और खास करके उनकी सबसे छोटा पोती आरूही से। कनक रायजादा, उम्र 75 साल, शिवराज जी की पत्नी। एक हंसमुख स्वभाव की औरत है यह भी अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों से प्यार करती है। कनक जी और शिवराज जी के 2 बच्चे हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा बेटा
आदिल रायजादा उम्र 58 साल यह बिल्कुल अपनी मां पर गए हैं। इनका स्वभाव की अपनी मां की तरह हंसमुख और चंचल है। यह खुद तो हंसते ही है, साथ में दूसरों को भी हंसाते रहते हैं। तारा रायजादा उम्र 55 वर्ष यह एक शांत स्वभाव की महिला है। यह अपने बच्चों से और अपने परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और खास करके अपनी भतीजी आरूही को, क्योंकि बचपन में आरूही को इन्हें ही पाला था। आदिल जी और तारा जी के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा और दूसरी बेटी है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। रोहन रायजादा उम्र 25 साल यह बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। इनका स्वभाव ही बहुत ही ज्यादा हंसमुख है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। रोहिणी रायजादा उम्र 23 साल यह बिल्कुल तीखी मिर्ची है। यह अच्छों के साथ अच्छी रहती है और बुरों के साथ बुरी। यह सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बहन रिद्धिमा से करती हैं। अब बारी है शिवराज जी और कनक जी के दूसरे नंबर के बेटे की। अभय रायजादा उम्र 53 साल यह स्वभाव से बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले इंसान है। गुस्से में ये साक्षात महाकाल बन जाते हैं, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। रूप रायजादा उम्र 51 साल यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और अपने सभी बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अपनी खुद की ही सगी बेटी को हमेशा इग्नोर करती है। उनकी सबसे लाडली बेटी रिद्धिमा है। अभय जी और रूप जी के 4 बच्चे हैं। 3 में से 3 बेटियां और 1 बेटा है। रिधान रायजादा उम्र 23 साल यह बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम दिखते हैं। सबसे ज्यादा प्यार अपनी दोनों बहनों से करते हैं, लेकिन यह स्वभाव से बिल्कुल शांत है, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल अपने पापा की तरह बन जाते हैं। रिद्धिमा रायजादा और रूहानी रायजादा यह दोनों जुड़वा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। रिद्धिमा जहां स्वभाव से मासूम है, वही रूहानी स्वभाव से एकदम लाल मिर्च। इन दोनों की उम्र 21 साल है। आरूही रायजादा उम्र 18 साल, खूबसूरती तो इतनी कि जितनी इस पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो। इनको गुस्सा अपने पापा से विरासत में मिला है, लेकिन आर्यन से प्यार करके पूरी तरह बिगड़ चुकी है। रोहन, रोहिणी, रिधान, रिद्धिमा और रूहानी यह पांचों अपने आप को द रायजादा आरआरआरआर ब्रदर एंड सिस्टर मानते हैं। इन पांचों में बड़ा प्यार है, लेकिन इन सबको अपनी छोटी बहन आरूही से बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए आरूही हमेशा इन सबसे दूर रहती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पूरी रायजादा फैमिली आरूही के घर के बाहर ही खड़ी थी और उनमें से शिवराज जी ने फ्लैट की डोर बेल बजाई। तभी किसी ने उसे फ्लैट का दरवाजा खोला और वह सब लोग फ्लैट के अंदर आ गए। जब उन सब लोगों ने फ्लैट का इंटीरियर देखा तो वह लोग हैरान रह गए। आदिल जी उस औरत को देखते हुए बोले जिसने इस फ्लैट का दरवाजा खोला था, हमें माफ कर दीजिए, लगता है हम शायद किसी गलत फ्लैट में आ गए हैं। वह औरत उन सब की तरफ देखते हुए बोली, आप सब लोग कौन हैं और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और आपको किसका काम है? आदिल जी बोले, वह दरअसल हम हमारी बेटी आरूही को देखने आए थे, लेकिन हमें लगता है कि हम शायद किसी गलत फ्लैट में आ गए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम अभी यहाँ से चलते हैं। वह औरत उन सबकी रोकते हुए बोली, अरे अरे रुकिए, यह फ्लैट आरूही मेम साहब का ही है और वह इस वक्त यहीं पर ही है। आप सब लोग बैठे हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर औरत वहाँ से चली गई और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वह चारों तरफ हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी 5 स्टार होटल के एक बहुत बड़े कमरे में आ गए हो या फिर एक बहुत बड़े पेट हाउस में। वह फ्लैट इफेक्ट इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल, इतना एलिगेंट लग रहा था कि वहां पर से किसी की नज़र हट ही नहीं रही थी। तभी उसे फ्लैट के एक रूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और सबकी नज़र उसे दरवाजे की तरफ चली गई और उसके बाद जॉन सब ने देखा, उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई।
आखिर रायजादा फैमिली ने ऐसा क्या देख लिया होगा? कैसा होगा उन सब का रिएक्शन अपनी खुद की बेटी देखने के बाद? क्या आयशा उन सबको अपना पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी यह कहानी। और अगर आप सबको यह कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। CH7 एक करारा जवाब। फ्लैट के रूम का दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने के बाद जो लड़की रूम से बाहर आई उस लड़की को देखकर पूरी की पूरी रायजादा फैमिली शॉक हो गई थी। उसे लड़की को देखकर सबके मन में जो शब्द आया था वह सिर्फ यही शब्द था, ब्यूटीफुल। कमरे से बाहर जो लड़की निकली थी वह इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही थी। उसने बेबी पिंक कलर का टी-शर्ट और नीचे वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। उसके आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे और उसने अपने बालों का मैसी सा बन बनाया हुआ था जिसकी कुछ लटें उसके गुलाबी गालों को चूम रही थी, जिस वजह से वह और भी क्यूट और प्यारी दिख रही थी। और उसके गले में लटका हुआ वह हेडफोन जो उसे और भी कुल बना रहा था। वह लड़की भी उन सभी लोगों को कंफ्यूजन में देख रही थी। वह समझाना चाह रही थी कि आखिर यह लोग है तो है कौन। तभी कनक दादी बोली, सुनो लड़की, तुम कौन हो और हमारी पोती के घर में क्या कर रही हो? आज से पहले तो तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। फिर कनक दादी खुद ही खुद के सवालों का जवाब देते हुए बोली, लगता है तुम आरूही की दोस्त हो और यहाँ पर उसके साथ रहने आई हो क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। सुनो जरा, उसे बुलाकर लाओ, हम भी अपनी पोती को देखना चाहते हैं। पता नहीं बेचारी मेरी बच्ची को कितनी चोट आई होगी। इतना बोलते हुए उनकी आंखों में फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। आयशा चुपचाप वहां पर खड़ी होकर उन सब की बातें सुन रही थी और वह अपने मन में सोचते हुए बोली, क्या यह सारे के सारे लोग पागल हैं या फिर मुझे पागल बना रहे हैं? और यह औरत जो आई है तब से पता नहीं आरूही आरूही कर रही है। मैं इन सब लोगों के सामने खड़ी हूँ और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन फिर भी यह लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। इतना सब सोचते सोचते आयशा को तो दिमाग ही खराब हो गया था। कनक दादी के कहने के बाद भी आयशा वहां से बिल्कुल नहीं हिली और वह अपनी ही किसी सोच में गुम हो चुकी थी। यह देखकर कनक दादी को थोड़ा गुस्सा आ गया। कनक दादी ने अपनी कड़क आवाज में तारा जी से कहा, तारा बहू, तुम एक काम करो, तुम रूम के अंदर जाओ और उस लड़की को बाहर लेकर आओ। कनक दादी की इतनी कड़क आवाज सुनने के बाद तारा जी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसके बाद उसे रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वह रूम के पास पहुंची तब उस रूम के अंदर कोई नहीं था। तारा जी ने पीछे मुड़कर सबसे कहा, माँ, इस रूम में तो कोई नहीं है। तारा जी की बात सुनकर कनक दादी ने तुरंत कहा, तुम एक काम करो, तुम उसे रूम में जाकर वॉशरूम और बालकनी यह सारी चीज चेक करो। और रूप बहू, तुम भी जाकर इस फ्लैट के बाकी सारे रूम भी चेक करो, जाओ जल्दी। कनक दादी की बात सुनकर रूप जी और तारा जी ने दोनों ने अपना सर हिलाया और रूम चेक करने चली गई। आयशा अपने हाथ बांधे चुपचाप से खड़ी यह सारा तमाशा देख रही थी। उससे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह बोले तो बोले क्या। आयशा को इस तरह देखकर रूहानी रोहिणी के कान में बोली, देखो तो कितनी बदतमीज लड़की है। हमारी दादी ने पता नहीं इससे कितनी बार पूछा वह लड़की कहाँ है, लेकिन मजाल है जो इस लड़की ने एक भी बार उनका जवाब दिया हो। सच ही कहा है किसी ने, जैसे संगत वैसे ही रंगत। वहाँ हमारी वह सौतेली बहन बदतमीज और उसी की तरह इसकी यह दोस्त भी बदतमीज। रोहिणी ने भी रूहानी की बात पर सहमत होते हुए कहा, हाँ यह बात तो सही है और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इस लड़की में कुछ तो बात है। देखो तो जरा इसकी खूबसूरती को, इसके आगे तो तुम्हारी, मेरी और यहाँ लगी तक की रिद्धिमा की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन क्या फायदा इतनी खूबसूरती का जब इंसान के अंदर तमीज ही ना हो तो सब कुछ बेकार है। वैसे मानना पड़ेगा हमारे सौतेली बहन को भी क्या खूबसूरत दोस्त बनाई है उसने।
अभी वह दोनों यह सारी बातें कर ही रही थी कि इतनी देर में रूप जी और तारा जी दोनों वापस आ गए और उन दोनों ने एक साथ कनक जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ आरोही कहीं पर भी नहीं है। कनक जी ने उन दोनों की बात दोहराते हुए कहा, क्या कहा तुम दोनों ने? वह लड़की कहीं पर भी नहीं है। तारा जी कनक दादी का सवाल का जवाब देते हुए बोली, हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसका पूरा रूम चेक किया, किचन चेक किया, वॉशरूम चेक किया और रूप ने भी बाकी सारे कमरे भी चेक कर लिया, लेकिन आरोही कहीं पर भी नहीं है। कनक दादी ने तारा जी की बात सुनकर फिक्र करते हुए बोली, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह लड़की इतनी सुबह पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। कहीं इस लड़की ने फिर से तो कुछ। अभी कनक दादी इतना बोल ही रही थी कि आयशा ने उनकी बात काटते हुए बीच में उन सबको देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। मैं कब से देख रही हूँ आप सबको जो पता नहीं मेरे घर में आकर कौन सा अजीब सा नाटक किए जा रहे हैं। आप सब लोग मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग बेवकूफ हैं या फिर मुझे बेवकूफ समझते हैं? टेल मी विच वन इज राइट। कब से आकर आप लोग यहाँ पर तमाशा खड़ा कर रहे हैं? मैं खुद आरोही आप सबके सामने खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोग मेरे ही घर में मुझे ही अलग अलग कमरों में जाकर ढूंढ रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आयशा ने इतना सब कुछ बोलकर एक लंबी सांस ली। बाकी सब लोग अब पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। वह सब लोग आंखें फाड़े एकटक बस आरोही को ही देख रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करते करते पूरी 5 मिनट बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी उन सब लोगों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। वह अभी भी सिर्फ और सिर्फ आरोही को ही देख रहे थे। आरोही को उन सभी लोगों के घूरने से अब इरिटेशन हो रही थी और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह गुस्से में बोली, आप सब लोग अभी कुछ बोलेंगे भी या फिर ऐसे ही मुझे घूरते रहने का इरादा है? आप सब लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने आप सबको स्टैचू कह दिया हो और आप सब लोग स्टैचू बन गए हो। पिछली 5 मिनट से आप सब लोग मुझे घर रहे हैं जैसे मैं इंसान ना हो कि कोई एलियन या फिर कोई भूत पिशाच हूँ। आरोही की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उन सबको नींद में से होश आया हो और वह बेचारे इधर उधर देखने लगे। पहले तो उनमें से किसी को भी यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी आरोही है, लेकिन जब उन लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वह सब पहचान गए कि आखिर उनके घर की ही बेटी है, क्योंकि वह लोग उसकी आवाज कभी नहीं भूल सकते थे। रोहन ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में आरोही ही हो? वह ऐसे पूछ रहा था जैसे उसे अभी भी शक हो के सामने खड़ी लड़की आरोही नहीं बल्कि कोई और है। आरोही ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आरोही हूँ ही नहीं, बल्कि मैं तो उसका भूत हूँ, और देखो भूत होने के बावजूद भी मैं तुम सबको दिखाई दे रही हूँ। आरोही का जवाब सुनकर रोहन थोड़ा झेप गया। एक रूहानी आरोही की तरफ देखते हुए बोली, यह सब छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कब करवाई और किससे करवाई? आरोही ने रूहानी की बातों का करारा जवाब देते हुए कहा, यार एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? 12th में भी तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे और नीट में भी तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आया था। कहीं तुमने यह सारे रिजल्ट पैसे खिलाकर तो नहीं बनवाया ना? रूहानी को आरोही की बात सुनकर अब गुस्सा आ गया। अब गुस्से से बोली, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यह सब कुछ कहने की? तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं 12th में और नीट में इतने अच्छे मार्क्स लाने का पीछे का रीजन यह है कि मैंने उन सबको पैसे खिलाए हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आरोही ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम सुन रही हो और जो तुम सोच और समझ रही हो। अभी 1 हफ्ते पहले तुम्हारी बहन की सगाई के वक्त ही मैं तुमसे मिली थी, राइट? और तभी मेरा चेहरा वैसा था और अब मेरा चेहरा ऐसा है। और इस 1 हफ्ते में मैं किसी डॉक्टर के पास गई और उस डॉक्टर ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। वहाँ क्या बात है, क्या कहानी बनाई है तुमने अपने दिमाग में?
तुम सच में डॉक्टर ही हो ना या फिर कोई और हो? एक डॉक्टर होने के बावजूद भी तो मैं यह नहीं पता कि अगर कोई इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो उसे 1 महीने तक अस्पताल में ही रखा जाता है और 1 महीने के बाद उसके चेहरे पर से पट्टियां निकाली जाती है। और तुम कह रही हो कि 1 हफ्ते के बाद मेरा चेहरा पूरी तरीके से बदल गया। सच स्टूपिड यू आर। रोहन फिर से बीच में बोला, अच्छा अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई तो फिर तुम ऐसे कैसे हो गई? आरोही ने रोहन के सवालों का जवाब देते हुए बोली, मैंने अभी कहा ना कि मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? और रही बात मेरे पहले के चेहरे में और आपके चेहरे में, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने मेकअप लगाना छोड़ दिया है और अपने कानों में जो मैं भर भर के इयररिंग्स पहनती थी वह भी मैंने निकाल दी है। अपने हरे बालों को भी मैंने निकाल दिया है और मेरी पूरी बॉडी पर जो टैटू थे वह तो बस यूं ही बने हुए थे, उसे तो मैं साबुन से नहाई और वह सारे के सारे निकल गए। मैं आरोही ही हूँ और मैं हमेशा से ऐसे ही दिखती थी। फर्क और बात सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 12 सालों से आप सब लोग मुझसे दूर रहते थे, इसलिए आप मुझे कभी पहचान ही नहीं पाए। आज जिंदगी में पहली बार आरोही उन सब के सामने इतना बोली होगी। और आज अभय जी को अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा था, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। आज वह बहुत ही प्राउड के साथ है, कह सकते थे कि यह लड़की उनकी बेटी है। आज अपनी बेटी को ऐसे देखकर उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी जो ध्यान से देखने पर ही पता चल सकती थी। आरोही उन सब की तरफ देखते हुए बोली, यह सारी बातें छोड़िए, आप सब लोग मुझे यह बताइए कि आप सब लोग इस वक्त इतनी सुबह यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहा है? आरोही की बात सुनकर शिवराज दादाजी बोले, बेटा हमें पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और हम इस बात से बहुत ही ज्यादा घबरा गए, इसलिए हम तुम्हें यहाँ देखने के लिए तुम्हारे घर पर आ गए। आरोही शिवराज दादाजी की बातों पर तंज कसते हुए बोली, क्या बात है दादाजी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी मुझे देखने के लिए आ गए? जहाँ तक मुझे याद है मेरे एक्सीडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और पिछले इस 1 हफ्ते में आपको कभी भी मेरी याद तक नहीं आई। आपने यह तक नहीं सोचा कि पिछले 1 हफ्ते से आपकी बेटी है तो आखिर है कहाँ? आरोही की यह सारी बातें सुनकर शिवराज दादाजी का सर शर्म से झुक गया। उनको भी यह पता था कि इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ उनकी है। उन्होंने कभी भी अपनी पोती पर ध्यान ही नहीं दिया और अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो आज यह नौबत कभी आती ही नहीं। आरोही की ऐसी बातें सुनकर सिर्फ शिवराज दादाजी ही नहीं, उनके साथ साथ कनक दादी, आदिल जी, तारा जी, अभय जी, रूप जी, उन सबके दिल में दर्द की एक टीम उठी थी। आरोही ने उन सब की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, आप सब लोग मुझे यहाँ पर देखने आए, मेरी खबर पूछने आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। पहले तो आरोही की इस हरकत को देखकर घर में सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि आज तक जिस लड़की के मुंह से प्लीज जैसा शब्द भी नहीं निकला था, आज वह हाथ जोड़कर उन सबको शुक्रिया कह रही है। शिवराज दादाजी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी सख्त आवाज में आरोही से कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आप अभी और इसी वक्त हमारे साथ रायजादा मेंशन चल रही है। आरोही ने उनकी बातें सुनकर तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूँ, मेरे एक्सीडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और अब मैं एकदम अच्छी हूँ। आप सबको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवराज दादाजी ने फिर से एक बार आयशा से बात करते हुए कहा, हमने आपसे पूछा नहीं है, हमने आपको बताया है कि आप भी हमारे साथ मेंशन चल रही है और अगर आप नहीं आई तो हम आपसे आपका यह घर छीन लेंगे। इससे बेहतर है कि आप चुपचाप हमारी बात मानकर हमारे साथ मेंशन चलिए। आरोही शिवराज दादाजी की बात सुनकर नकारते हुए बोली, यह तो गलत है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवराज दादाजी बोल उठे,
यह हमारा आखिरी फैसला है। आप हमारे साथ मेंशन चल रही है और हमें कोई भी बात नहीं सुनाई। रुक बहू, तारा बहू, आप जल्दी से जाइए और आरोही का सामान पैक कीजिए। वह अभी और इसी वक्त हमारे साथ हमारे मेंशन चल रही है। दादाजी की बात सुनकर वह दोनों वहां से चली गई और आरोही भी अपना मन मारकर इरिटेट होकर उन सबको देखने लगी। क्या आयशा अवनी इस परिवार में फिट हो पाएगी या फिर वह मेंशन से भागने की कोई मौका ढूंढेंगी? आखिर क्या होगा इस कहानी में? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी विलेंस गर्ल विद स्टोरी वर्ल्ड की दुनिया।